May I come in, sir? Good afternoon, sir. बैठिए। रोशनी, आपका मीडियम क्या हिंदी है इंग्लिश है? English medium, sir. ठीक है, परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम रोशनी गौड़ है। मैंने 12th तक अपनी एजुकेशन श्री वैष्णव कन्या विद्यालय से कंप्लीट की है एंड 12th के बाद ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है एंड मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना एंड डायरी लिखना है एंड मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, क्रिकेट खेलना है ना, देखना भी है? खेलना थोड़ा बहुत देख भी ले। अच्छा, महिला क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ, कभी कभी टाइम कभी मिलता है। कभी। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, हाँ है ना? कहाँ हुए थे, कुछ आइडिया? सर इंग्लैंड में हुए थे। अच्छा, बर्मिंघम में हुए थे क्या? हाँ, बर्मिंघम। तो वहाँ महिला विश्व मतलब हमारी भारतीय हॉकी टीम को, क्रिकेट टीम को कोई प्रदर्शन में कुछ हाँ, इस साल हुआ था। क्या था? सर रनर अप रही थी इंडिया टीम। अच्छा, फाइनल तक पहुँचे थे हम लोग। हाँ, फाइनल किससे हारे थे? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर। अच्छा, मध्य प्रदेश की कोई खिलाड़ी जो उसमें भाग लिए टीम में? हाँ, एक थी पूजा वस्त्रकार जी। पूजा वस्त्रकार जी। कुछ अवार्ड मिला है इनको? जी सर, अभी रिकॉल नहीं कर। अच्छा, कोई अवार्ड एमपी का मिला हो, एकलव्य हो, जी सर, विक्रम मिला। हो, ऐसा कुछ है? मुझे पता नहीं तो पूछा हूँ आपसे। सर मिला है एक, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो कुछ गेम्स के नियम जो हमारे एमपी गवर्नमेंट अवार्ड देते हैं खेल के, उसके रूल्स में बदलाव किया गया है क्या? सॉरी सर। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको, होता है? आप पूछिए। अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं आप जी। और नॉन क्रीमी लेयर है। ओबीसी निर्धारण का क्राइटेरिया क्या है? सर ओबीसी मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। एक इनकम लिमिट सेट कर दी गई है जो मतलब डिसाइड होता है कि नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी ठीक लेयर है, है। 8 लाख की। हाँ, 8 लाख की। ठीक है, तो ये बता दिया। ओबीसी का क्राइटेरिया होता क्या है? सर इसमें एससी और एसटी को छोड़कर एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो पीपल है वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक। नहीं, क्या लिखा क्या है? आधार क्या लिखा है? इकोनॉमिकली भी है क्या? जी सर, नहीं है। है। तो फिर अलग से ईडब्ल्यूएस क्यों लाना पड़ा? सर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के जो पीपल है उनके तो उनको भी लिए। ओबीसी में पटक देते फिर तो। सर फिर वो लिमिट वो हो जाती, क्रॉस हो जाती है। नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि ओबीसी के लिए 2 ही आधार है बैकवर्डनेस के लिए, संविधान ऐसा बोलता है। सोशल और एजुकेशन। कि नहीं? जी पढ़ा है कि मेरे कहने में आप भी आ गए? नहीं सर, पार्ट एजुकेशनली और सोशली। कौन कौन से आयोग बने थे ओबीसी के निर्धारण के लिए? सर सबसे पहले बीपी मंडल कमीशन, ये सबसे पहला नहीं है, सेकंड नंबर का ये। इसके पहले भी सर एक बना था। उसमें कितनी जातियों की पहचान? काका केलकर जो है। कालेलकर। हाँ, कालेलकर। काका साहब कालेलकर जी। ठीक है। फर्स्ट एंड उसने कितनी जातियों की पहचान की थी? सॉरी सर, बीपी मंडल आयोग ने कितनी जातियों की पहचान की थी? सॉरी। मंडल कमीशन कब आया था और रिकमेंडेशन कब आई, लागू कब हुई? 1989 शायद। और कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो कब लागू हुई? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? वीपी मंडल जी। वो तो इसके अध्यक्ष थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हाँ, नाम ऐसा ही कुछ था। हाँ, कुछ नाम ऐसे ही था। कोई बात नहीं। कब लागू हुई? सर 1990 में इम्प्लीमेंट।
बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। खैर थोड़ा सा मतलब एकदम ध्यान में नहीं आया, पर आपको पता है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, है ना। इंदौर से हैं आप, जी और वो भी जूनी इंदौर से हैं। हाँ तो नई इंदौर कौन सी है? जूनी मतलब पुरानी इंदौर, हाँ। है ना। नई इंदौर किसको बोलोगे आप? सर एक तो डेवलपमेंट क्राइटेरिया कह सकते हैं, जो जूनी इंदौर है वो मतलब राजवाड़ा की जो थोड़ी मतलब राजवाड़ा के सराउंडिंग जो प्लेसेस है अभी भी उसको जूनी इंदौर ही कहते हैं, और बाकी थोड़ा जो अदर जो स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया गया है, इसलिए ये डेवलपमेंट के बेसिस पर जूनी इंदौर जो पुराने वाले एरिया को उसको कहते हैं। ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन या एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर एक कंपनी, ठीक है, या कोई फर्म है, दुकान है, शॉप है, उसकी बैलेंस शीट देखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, अगर उसकी आर्थिक स्थिति देखनी है, या उसका ट्रेडिंग अकाउंट देखूं, या उसका ट्रायल बैलेंस देखूं, टीबी, क्या देखना चाहिए मुझे? सर बैलेंस शीट। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट और टीबी में क्या है? सर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज रहती है, बट ट्रायल बैलेंस में है ना, मतलब जो पूरा फाइनेंशियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या क्या रहती है ट्रेडिंग अकाउंट में? सर जो फर्म की रहती है, जिस का भी वो बिजनेस करते हैं। कुछ उसके मुझे आइटम्स बताएं, कुछ उसकी मदें बताएं कि डेबिट साइड क्या, क्रेडिट साइड क्या। सर क्रेडिट साइड बनाया ट्रेडिंग अकाउंट? जी सर। बहुत सारे बनाए होंगे। हाँ खूब सारे बनाए होंगे, बनाए ना, तो बताओ। जी सर, क्रेडिट साइड असेट्स आती है और डेबिट साइड लाइबिलिटीज आती है। आगे उसके आइटम्स अंदर के, एक शॉप है, चलो बेचता है माल वो, है ना, क्या करोगे, क्या क्या आ सकते हैं? सर जो भी वो गुड सेल कर रहे हैं, सेल आएगा, हाँ, ठीक है। और रॉ मटेरियल कुछ परचेज वगैरह कर रहे हैं, परचेज कर रहा है वो आ आएगा। जाएगा। और सर सैलरी वगैरह कोई मतलब खर्चे एम्प्लॉय आएंगे, कर, expenses एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और रेंट वगैरह या कमीशन ठीक है। बेसिस, और सर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, फ्रेट अभी वगैरह, सारे एक्सपेंसेस बोल रहे हैं आप, है ना, फ्रेट है, ठीक है, सैलरी है, कर्मचारियों की सैलरी है, बिजली का बिल है, हाँ, ये सब आएगा। और मैं तो आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक आएगा, हाँ। वो क्या होता है? सर ओपनिंग स्टॉक जो मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसका आ जाएगा। पिछले साल जो बचा था वो इस साल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और जो एंड फाइनेंशियल ईयर जब एंड रहता है, जो भी स्टॉक बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ। टीबी क्या होता है? सर ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्टिविटीज रहती है उसका एनालिसिस रहता है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, उसमें ऐसा रहता है ट्रायल बैलेंस में। और उसमें जो भी मतलब अकाउंट में मिस्टेक रह जाती है या कुछ गलत डेबिट क्रेडिट हो जाता है, वो एनालिसिस हो जाता तो है। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? पढ़ा होगा। हाँ सर, बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट में जो बैंक से जो भी लेन देन होता है वो उसमें रहता है, कैश अकाउंट का। उसको क्यों बनाते हैं? सर उसमें बैंक की जो भी मतलब, नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूँ, क्या मेरा भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा? बहुत बड़ा व्यापार है मेरा। जी सर बनेगा। जो नहीं पता हो मना कर देना, आपसे टेस्ट डिपार्टमेंट से ही है इसलिए आपको लगा बैलेंस शीट क्या क्या बताती है? सर बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस ही पता चलता है, और डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, हाँ, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, यही रहता है। चलो, इनकम टैक्स पढ़ा आपने? जी सर पढ़ा है। जीएसटी भी पढ़ा होगा अगर आपने अभी अभी किया हो। हाँ जीएसटी रहा होगा आपके बीकॉम में? हाँ, स्टार्टिंग ही था मतलब जीएसटी का। टैक्स में ही किया है आपने तो? जी सर। टैक्सेशन अच्छा लगता है?
थोड़ा बहुत। अच्छा, मध्य प्रदेश शासन के टैक्स रेवेन्यू के आइटम कौन कौन से हैं? टैक्स रेवेन्यू, नॉन, दो तरह के रेवेन्यू होते हैं, हाँ। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के आइटम कौन कौन से हैं? सर टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले तो इनकम टैक्स आ जाएगा। नहीं, ये मध्य प्रदेश शासन का नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एमपी गवर्नमेंट। हाल ही में बजट आया है, उसमें भी लिखा होगा। सर कस्टम ड्यूटी। वो भी इनकम टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे। कौन से? जीएसटी। SGST। SGST। ओके। और सर जो सैनिटेशन वगैरह पे टैक्स रहता है वो टोल टैक्स। हाँ, टोल टैक्स, बहुत बढ़िया। बहुत कम है, बहुत कम है, 40 से करोड़ ही मिलता है, जबकि अपन तो कितना टैक्स देते हैं। गाड़ी निकली नहीं कि 30 रुपया दिया, गाड़ी निकली नहीं कि, बस निकली नहीं कि 130 रुपया दिया, ट्रक निकला नहीं कि 165 दिया। वो बहुत सारे एक्सल वाला जो हैवी व्हीकल होता है तो 325 रुपये लगता है। पढ़ा होगा आपने टैरिफ, टोल टैक्स पे नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फिर इतना कम क्यों मिलता है? जीएसटी 26-27 हजार करोड़ दे रहा है मध्य प्रदेश शासन। कितना दे रहा है? 26-27 का। 40-50 करोड़ टोल टैक्स। क्यों? और क्या मदद हो सकती है? स्टेट गवर्नमेंट की मदद पड़ी होगी बीकॉम में कि नहीं था? रजिस्ट्रेशन है, स्टाम्प ड्यूटी है, हाँ रजिस्ट्रेशन, आबकारी है, शराब, हाँ एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन पे ड्यूटी है, जी। बिक्री पे ड्यूटी है, पेट्रोल पे वैट है, हाँ शराब जो मानव उपभोग के लिए उस पे भी वैट लागू है, अभी जीएसटी लागू नहीं है, हाँ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ उस पर टैक्स है, वो टैक्स है ना सारे के सारे। और परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन, उस पे भी टैक्स है या नहीं है? तो ये इतनी सारी मदद थी, खैर कोई बात नहीं। डायरेक्ट टैक्स अच्छा रहता है जनता के लिए कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा रहता है? सर इनडायरेक्ट टैक्स। आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए? सर गरीब मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में मतलब पुअर पीपल भी इंक्लूडेड रहते हैं। और वो तो गलत है ना उनसे लेना, आम जनता के लिए तो खराब है ना। डायरेक्ट टैक्स ना, जो देता है देगा, जो नहीं देता नहीं देगा। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि जैसे तैसे मेरा घर चलाता हूँ। अब अगर मैं एक साबुन खरीदता हूँ, 10 रुपए का साबुन है, उस पर 2 रुपए टैक्स है। वही साबुन अंबानी साहब खरीद रहे हैं, अडानी साहब खरीद रहे हैं, वो भी 10 रुपए में खरीदेंगे और 2 रुपए टैक्स देंगे। तो ये तो प्रोपोर्शनेटली नहीं हुआ ना, तो अन्यायकारी है या नहीं है? नहीं सर, दोनों टैक्स अपनी अपनी जगह पर नहीं, मैं आम जनता के हित की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए कि इनडायरेक्ट का होना चाहिए? सर डायरेक्ट का होना चाहिए, आम जनता के इनकम के हिसाब से यदि देखा जाए तो। और ऐसे आपने बताया तो चलो वो साबित करो कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए, बताओ। सर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू का सोर्स है। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, मैं तो देश के लिए बात करता हूँ, पूरे सबके लिए, समाज के लिए बात करता हूँ, सोसाइटी के लिए बात करता हूँ, क्योंकि टैक्सेशन है आपका। बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से, खूब ही आ रहा है। तो ये क्या पिक्चर दिखा रहा है आपको इकोनॉमी की, ये बताओ। सर जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटी से वो चलाने के लिए रेवेन्यू की तो नीड रहती है। नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा ना, वो ले टैक्स, उसको तो आ रहा है, ढेर सारा आ रहा है, फायदा क्या, कैसी पिक्चर दिख रही है इकोनॉमी की, अच्छी या खराब? सर अभी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली ग्रोथ ही कर रही है, अच्छी। मैं उस ढंग से बात नहीं कर रहा। अरे भाई, ज्यादा टैक्स अगर आएगा इनडायरेक्ट, मतलब कि कंजप्शन ज्यादा है, लोग सामान खरीदने दुकानों पे जा रहे हैं घर से निकल के, जिसको अपन आजकल शॉपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। शॉपिंग कब करते हैं आप? जब परचेसिंग पावर होगी, जब अच्छा परचेसिंग पावर है, घर की स्थिति बहुत अच्छी है, बढ़िया है, तो अपन शॉपिंग पे निकलते हैं, उससे इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है। तो बहुत सारा अगर इनडायरेक्ट टैक्स भी मिल रहा है, उसका पोर्शन जाता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार है, क्योंकि परचेसिंग पावर है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये तैयार करो, बहुत बेसिक चीजें हैं। कॉमर्स है आपका, है, और 88% से और 76% से, तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, और उसके सामने एमटी क्लॉथ मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ
प्रोफेशनल स्टडीज। एमटी क्लॉथ मार्केट वालों का है। श्री क्लॉथ मार्केट। श्री क्लॉथ मार्केट। हाँ, क्लॉथ मार्केट वालों का है ना ये? हाँ। अच्छा, श्री लिखा है क्या? हाँ, श्री क्लॉथ मार्केट, ठीक है, क्लॉथ मार्केट वालों का है। कितना पुराना है आपके इंदौर का क्लॉथ मार्केट? सर 1880s के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था क्लॉथ मार्केट ट्रस्ट। उसी के मतलब स्कूल, चैरिटी, बहुत सारे वर्क है, स्कूल, हॉस्पिटल चलते हैं। बहुत बढ़िया। आप डायरी लेखन करते हैं मैडम? जी। लुइस सोल्वे ने अपनी डायरी में आखिरी दिन क्या लिखा था? सॉरी। ठीक है सर, चलिए प्लीज आप। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने इसका? जी। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, जिसका संबंध कॉमर्स से भी है। अभी जो बातें हो रही थी सर वही बात करो, छूटेगी नहीं ये चीजें। सर इसका नहीं। इसके बारे में नहीं सुना आपने? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स काफी सर, चर्चा में भी रहा। नहीं 54 चल रहा है, 60 चल रहा है, 52 चल रहा है, कुछ तो चल रहा होगा। सर अभी नहीं पढ़ा मैंने। वैष्णव कन्या विद्यालय से आपने 12वीं की परीक्षा पास की है इंदौर से, और वैष्णव कन्या विद्यालय से ही मतलब आपका जो स्कूलिंग हुई है, गर्ल्स स्कूल से स्कूलिंग की है। क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल से स्कूलिंग करना या कॉलेज करना? क्या ये उचित है? सर जैसा कि सोसाइटी में अभी भी गर्ल्स के लिए बाहर मतलब जाना सेफ नहीं माना जा रहा है। मतलब कुछ लोग हैं जो अभी भी स्टीरियोटाइप बना कर बैठे हैं। उस हिसाब से गर्ल्स स्कूल में एक मतलब फैमिली की पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस उनको ज़्यादा उचित लगता है। गर्ल्स स्कूल को बेटर कोएड स्कूल से ज़्यादा बेटर फैमिली पर्पस से यदि देखें तो मानते हैं फैमिली वाले। क्या नुकसान है केवल गर्ल्स या केवल बॉयज स्कूल में पढ़ने के? सर नुकसान में एक पहली चीज़ ये आ जाती है कि इक्वालिटी में मतलब जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं एक साइड हो जाता है, जेंडर बेस माइंडसेट बन जाता है लोगों का। जैसे गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स के लिए मतलब रहता है, और बॉयज़ में नेगेटिव स्टीरियोटाइप भी कभी कभी डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि सर जैसे कि मतलब फैमिली में आगे फिर स्कूलिंग के बाद कॉलेज में यदि फिर सपोर्ट नहीं करता है फैमिली की तरफ से, नेगेटिव में ये हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अदर जेंडर के प्रति, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, अदर जेंडर के प्रति जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए या जो समझ होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती है केवल गर्ल्स या केवल बॉयज स्कूल में पढ़ने से? ऐसा आपको लगता है कि? जी सर, कुछ हद तक। भारत में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है? सॉरी सर। राजस्थान में है, राजस्थान में टोंक जिले में है। वनस्थली हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री ने स्थापित की थी। वनस्थली तो सुना होगा, आपकी कोई फ्रेंड तो कभी गई होंगी वनस्थली? नहीं। ठीक है। आपने बार बार एक शब्द यूज किया सर जब आपसे पूछ रहे थे, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? सर स्टीरियोटाइप एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है किसी चीज के लिए, किसी भी थिंग के लिए। तो प्रेजुडाइज से अलग चीज है? जी सर, कुछ क्या हद है? तक। सर प्रेजुडाइज में मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड कह सकते हैं, और स्टीरियोटाइप में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बनता है ऐसा। अच्छा, जेंडर पे आपने खूब सारी बात की। नारीवादी आंदोलन क्या है? फेमिनिस्टिक मूवमेंट? सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हैं आप, इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल हैं? जी नहीं सर, हिंदी इंग्लिश दोनों पे। कैन बी कंटिन्यू इन इंग्लिश? नहीं सर, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल। डायरी में क्या लिखती हैं आप? सर जो भी दिनचर्या रहती मतलब डेली एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे हर्ट कर जाती है या किसी चीज़ से मैं ज़्यादा खुश होती हूँ वो एक्टिविटीज़। कल रात को क्या लिखा था आपने? कल रात को आज का लिखा था मैंने आज का कि कल मॉक इंटरव्यू है उससे रिलेटेड लिखा था मैंने।
क्या था आपने? तो मतलब फ्यूचर टेंस में लिखती हैं डायरी में? हाँ सर, दोनों। मतलब दिन भर की जो एक्टिविटीज रहती वो, और या कुछ मैं टारगेट्स अपने कुछ आगे करने के फ्यूचर स्टेप पॉइंट। तो आज क्या लिखेंगे इंटरव्यू को लेके, जो मॉक इंटरव्यू है, क्या लिखेंगे? सर थोड़ी नर्वसनेस थी, फर्स्ट इंटरव्यू था ये सब। अच्छा, चलो ठीक है। लग तो नहीं रहा कि नर्वस। मतलब आप बहुत मुस्कुराते रहे लगातार, तो काहे के नर्वस? नहीं, चलिए ठीक है। अब ध्यान सुनो, दो तीन बातें जो बता रहे हैं। एक तो सर ने जो पूछा वो समझ में आ गया होगा कि अपने को जो बीकॉम टैक्स अपने लिखा है वो हाँ। परसेंटेज बहुत अच्छे हैं आपके, ठीक है, और थोड़ी बहुत कम नीड एज में आप क्वालिफाई कर रहे हो। इस पे आप पहले वर्क करो, क्योंकि यदि ये चीज़ खोली और ये चीज़ आपको नहीं, क्योंकि आप ही नहीं सोचते कि 10 साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी में, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप कॉमर्स का पूरा आपको अभी पता होना चाहिए। वो है बहुत- भी सही, मगर थोड़ा सा घबरा रहे हो या तो, या पता नहीं उसके लिए अभी माइंडसेट आपका था नहीं, जो भी था, है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बेसिक चीजें थी जिनमें आप गड़बड़ कर रहे थे। वो तो मतलब बेसिक है, तैयारी करता है बच्चा, को पता होता है कि ये चीज़ है, टैक्स से फिर डालेगा, डाइट का कैसा जाएगा, इनडायरेक्ट पे जाएगा, तो वो चीज़ बेसिक है। फिर मैं हमने क्रिकेट लिखा है, मैंने पूछा एक भी क्वेश्चन क्रिकेट का बन नहीं रहा था, जी तो सर, वो बनना बहुत सारा चाहिए, मतलब ना बनने कि की। क्या हुआ, मतलब फीमेल क्रिकेटर कौन कौन सी है, कुछ एक आदि तो हैं जो एमपी से हैं, बहुत अच्छा खेल रही है वो लोग, शेड्यूल की हैं, पूजा अवस्था को हाँ। बताना चाहिए, है ना? कोई पूछ सकता है आपसे, बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है, क्या खूबी है उनकी, ठीक? अभी तो क्रिकेट खेलते होंगे तो टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए आपको, जी सर। ठीक?